टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली आंसर राइटिंग सीरीज में। तो आज का क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। बहुत ही ज्यादा चहेता टॉपिक है, यूपीएससी का नया टॉपिक है और डेफिनेटली इससे कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड जो सोचने का तरीका है कि कैसे कंटेंट निकालना है उसको डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड लास्ट में छोटी सी केस स्टडी में आपको दूंगा जो आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन समझते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे सुधार की जरूरत है, और फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आइए साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द न्यूमरस एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑल्सो डिस्कस द ऑब्स्टिकल्स दैट आर कीपिंग इंडिया फ्रॉम अचीविंग द फूड प्रोसेसिंग रेवोल्यूशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस बार क्वेश्चन को हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्या एग्जैक्टली क्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, डिस्क्राइब द न्यूमरस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें न्यूमरस एलिमेंट्स बताने हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन ये खुद मान रहा है कि इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। वो आपसे बस ये जानना चाहता है कि ऐसा एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द न्यूमरस एलिमेंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल। तो पहली चीज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो डिस्कस द ऑब्स्टेकल्स। सेकंड चीज क्या पूछ रहा है कि ऑब्स्टेकल्स क्या है जो इंडिया को रोक रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग रेवोल्यूशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही है बट इट इज स्टिल नॉट अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तीसरा चीज जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो है कि हाउ टू ओवरकम देम, कैसे उनको हम पूरा आगे बढ़े उन चीजों से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको हम कैसे पार करें, ये तीसरा चीज है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन जब 10 मार्कर का है तो इसमें इससे ज्यादा कुछ तो हम लिख भी नहीं पाएंगे अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें, राइट। लेकिन जब मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो मैं आपसे बहुत सारी और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो इस टॉपिक में किसी भी और क्वेश्चन को लिखने के लिए आपकी मदद करेगी। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास केवल और 2 पेजेस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी हिसाब से आपको अपना कंटेंट एडजस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे। अगर हम देखें फिर इसके नीचे आ जाएगा इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ पे आप देखो कि आगे हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन के 3 कंपोनेंट होते हैं ब्रॉडली। सबसे पहला क्या होता है, उसमें इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन हम किस चीज पे लिखते हैं, जिस चीज पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली किस चीज पे है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। वेरी सिंपल, इसमें कुछ घुमा फिराव नहीं है, बहुत ही सिंपल है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है तो इसी पे कुछ हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे आगे। पहले हम स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। सेकंड ब्रॉड कंपोनेंट क्या होता है किसी भी आंसर का, वो होता है बॉडी, और बॉडी को हम डिवाइड करते हैं हेडिंग्स में, राइट। तो आप ये बताओ इसमें कौन कौन सी हेडिंग होगी इस पर्टिकुलर आंसर में। तो ये तो हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द न्यूमरस एलिमेंट्स। सबसे पहले चीज तो यही पूछ रहा है कि न्यूमरस एलिमेंट्स क्या है। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, न्यूमरस एलिमेंट्स, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूं, ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये हो जाएगी आपकी पहली हेडिंग। ठीक है, तो जब ये वाली हेडिंग आप लिख दोगे फिर आप डाल दोगे इसको बॉक्स के अंदर, जैसे कि आपका आंसर सुंदर दिखे एंड आपको मार्क्स ज्यादा मिले। आप किसी भी हेडिंग के अंदर फिर क्या लिखोगे, आप 2-3 पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि यहाँ तो उससे ज्यादा स्कोप है नहीं। कई बार आप 5 पॉइंट्स भी ले सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट होंगे हर हेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कॉमन होता है। सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखते हो, KW से मतलब है कीवर्ड।
फिर उसको आप एक स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करते हो, उस पर्टिकुलर फ्रेज को, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को, और फिर आप इसको सब्सटैंशिएट कर देते हो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी पॉइंट का, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो अब हम आते हैं हेडिंग नंबर 2 पे। हेडिंग नंबर 2 क्वेश्चन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है ऑब्स्टिकल्स। तो आपको लिखना है यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल, और या फिर ऑब्स्टिकल्स इन द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बस ये सिंपल सी हेडिंग आप लिखोगे, फिर इसके अंदर आप सारे पॉइंट्स लिखोगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड हेडिंग इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, वो होगी कि हाउ टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स। तो क्या लिखोगे आप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मेजर्स टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द ऑब्स्टिकल्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आपने ये लिख दिया हेडिंग। तो अभी तो हमें क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई कि कैसे होनी है। तो हम यहाँ पे अगर देख लें तो हमारा क्वेश्चन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगी हेडिंग नंबर 1। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों हेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलरली इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों हेडिंग को इक्वल स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होगा, राइट। तो आप हेडिंग नंबर 1 यहाँ पे लिख दोगे, फिर हो सकता है हेडिंग नंबर 2 यहाँ पे लिखिए, आपका एक पॉइंट इस वाले पेज में आ जाए, राइट। फिर आप यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 कंटिन्यू करोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे हेडिंग नंबर 3 एंड उसमें क्वेश्चन, उसमें पॉइंट्स लिखोगे, एंड फिर आप हल्की सी एक केस स्टडी डाल सकते हो अगर स्पेस बचे, अदरवाइज आप कंक्लूड कर दोगे क्वेश्चन को। तो ये एक ब्रॉड तरीके से आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिखेगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाली सारी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात कर रहे हैं, राइट, इंट्रोडक्शन में किस चीज पे लिखना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे लिखना है, फूड प्रोसेसिंग पे लिखना है, बहुत ही सिंपल है। पर सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, आप सबने सॉस खाया होगा होपफुली, राइट, आपने ब्रेड खाया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्चुअल फूड तो है नहीं, बट जो हमारा बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है फूड का, उसको प्रोसेस करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सपोज जो टमाटर होता है उससे हमने सॉस बनाया है, और जो व्हीट या गेहूं होता है उससे हमने ब्रेड बनाया है, राइट। तो हल्का सा जब भी जहां भी हमने फूड को थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दी, तो उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये बहुत ही सिंपल था, तो आपको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आसान क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेशन से बचो, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास स्कोप है एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा से स्टार्ट कर लो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे हो, और अब जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ डेटा डिस्कस कर लेता हूँ जो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, पर उससे पहले डिस्कस कर लेता हूँ एक वर्ड, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। अब सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जो नई होती है, विच इज न्यू एंड विच हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, राइट। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो नई इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आप ये बोलोगे सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बिल्कुल अचार तो हम पता नहीं कितने जमानों से बनाते आ रहे हैं, सही बात है, लेकिन जो आज की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफी एडवांस हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये कैसी होती है, ये वही सिंपल, आपने गेहूं को धो के उसको खाने लायक बना दिया, तो वो हो गया प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपने जो चना है, जो दाल है, उसको साफ कर दिया, उसमें जो भी एडल्ट्रेंट था उसको हटा दिया, तो ये होता है नॉर्मल सी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये हम करते आ रहे हैं। इसमें थ्रेशिंग, गेहूं को आटा बना दिया, राइट, थ्रेशिंग, विनोइंग और ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें होती हैं। या फिर आपने अखरोट का ऊपर वाला कवर हटा दिया, अखरोट बेच दिया, तो ये चीजें आएंगी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फिर हम सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें आप हल्का हल्का प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे। सपोज आपने गेहूं से ब्रेड बना दी, राइट, तो आपने गेहूं का फॉर्म हल्का सा चेंज किया और उसको ब्रेड बना दिया, थोड़ा सा आपने चेंजेस लाए यहाँ पे, राइट। या फिर फिश का फर्मेंटेशन आपने किया, थोड़े से चेंजेस लाना हमने स्टार्ट किया, तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ये है टर्शरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, सबसे नई है, एंड इसी की वजह से जो हमारी आज की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें काफी चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप अगर मार्केट में जाओ तो आपको मिलेगा रेडी टू ईट फूड टाइप की चीजें मिलेंगी। सपोज कढ़ाई पनीर आजकल रेडी टू ईट मिल रही है, बस आपने वो पैकेट लाया और उस पैकेट को गर्म पानी में डाला और कढ़ाई पनीर तैयार। तो ये
इस तरह की जो चीजें हैं जो एकदम ही रेडी टू मिक्स है, रेडी टू फूड है, खाने लायक तुरंत ही बन जाती हैं, तो इस तरह की चीजें आजकल चल रही हैं, इसकी बहुत डिमांड है। दैट कम्स अंडर टर्शरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड यही इंडस्ट्री है जो सनराइज इंडस्ट्री है। इनफैक्ट सारी इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। ये आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अपने आंसर में लिखना है डेटा। ठीक है, तो हम कुछ डेटा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, आप स्टार्ट कर सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 8.8% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडिया में ऐड करता है। लाइक जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका 8.8% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, ये आप एक डेटा ऐड कर सकते हो। आप और क्या ऐड कर सकते हो कि 30% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जो होता है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। आप ये डेटा ऐड कर सकते हो। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है उसका 6% इन्वेस्टमेंट, राइट, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। दैट इज अगेन अ डेटा जो आप ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज में। आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया की जो फूड एंड ग्रोसरी सेक्टर है, जो फूड एंड ग्रोसरी इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट है। सो दैट अगेन इज अ डेटा जो आप अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ ज्यादा डेटा दे रहा हूँ जैसे कि आपको याद रहे, थोड़ा आप डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डेटा यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक या दो डेटा आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख के आगे बढ़ जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है इस वाले में, रिकॉल करिए। न्यूमरस एलिमेंट्स, आपको बताने हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो कैसे लिखें, कैसे सोचें इस क्वेश्चन को। तो आप सिंपल एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इमेजिन करिए। लेट्स से ये है मेरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये ऑब्वियस सी बात है किसी लैंड पे होगी, इसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा होगा, इसके अंदर कुछ मशीनरी होगी जिसको यूज करके एक फिर उसका इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन होगा, जिसके बाद एक प्रोडक्ट बनता होगा जो कि जाएगा मार्केट में, जो कि हो जाएगा एक्सपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड एक्सपोर्ट से आ जाएगा रिटर्न, और ये साइकिल हो जाएगी कंप्लीट। तो एक तरह से माने कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये पर्टिकुलर सप्लाई चेन है। हाँ, तो अब हम देखें अगर इंडिया में ग्रो कर रहा है इसका मतलब है कि ये सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल होंगी। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है लैंड। इंडिया में तो बहुत ढेर सारा लैंड है। वर्ल्ड में 11% लैंड ही केवल कल्टीवेबल है, लेकिन इंडिया में 52% लैंड कल्टीवेबल है। सो जब इतना ज्यादा लैंड है तो उतना ही ज्यादा फूड प्रोडक्शन भी होगा। तो आपको पता ही है कि मोर देन 290 मिलियन टन का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और यही फूड तो रॉ मटेरियल बनेगा। तो दैट इज वाई जब इतना प्रोडक्शन है, इतना रॉ मटेरियल है, तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना ही करना है। और आपको ये भी पता होगा इंडिया मिल्क में नंबर 1 है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, दिस इज द कीवर्ड, फिर आप इसको हल्का सा स्टेटमेंट नॉर्मल इंग्लिश से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, और आप ऐसे कुछ डेटा से उसको सब्सटैंशिएट कर दोगे। बताया था ना मैं कि हर पॉइंट का स्ट्रक्चर कीवर्ड, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल होना चाहिए। तो मैं आपको इसी तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट और क्या हो सकता है, और क्या फायदा है इंडिया का। अगर आप देखो इंडिया में क्लाइमेटिक जोन्स कितने ज्यादा है, तो जितने ज्यादा क्लाइमेटिक जोन्स उतने तरह के फूड, तो उतने ही डाइवर्स हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। तो क्लाइमेटिक अगर हम देखें तो 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इंडिया में है, राइट। तो ये आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जितने ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर हम और देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चर का कितना वास्ट रिसोर्स है, मोर देन 50%। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या हो गया, एग्रीकल्चरल रिसोर्स, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो यही लोग तो हैं जो प्रोडक्शन करेंगे, जिनकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगा। दैट इज व्हाई इट इज ग्रोइंग। और क्या हो सकता है, इंडिया में का डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा, कीवर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये कीवर्ड हो गया, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। एंड इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखो आप कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, अर्बनाइजेशन। क्योंकि इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, मोर देन 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरियाज। और अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो क्या करेंगे वो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अर्बनाइजेशन की वजह से, डेमोग्राफी अगर हम देखें तो इंडिया की इतनी यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन की वजह से उनको क्या चाहिए, डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चाहिए,
है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, उनको आजकल ट्रेंडी फूड का डिमांड बढ़ रहा है। आप जाओ मॉल वगैरह में देखो कितना एक्सपेरिमेंट हो रहा है फूड से। तो क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड है, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे आजकल लोगों को ब्रांडेड फूड चाहिए, ब्रांडेड कपड़े से अब हम ब्रांडेड फूड पे आ गए। तो भाई डिमांड है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको फुलफिल तो करेगा ही। तो ब्रांडेड फूड, पैकेज्ड फूड, इन सब की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। फिर आप ये देखो कि इंडिया में स्कोप बहुत ज्यादा है। एक और कीवर्ड, स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ग्रो भी कर रहा है। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो केवल 2% ऑफ द फूड हम अभी प्रोसेस कर पाते हैं इंडिया में। केवल इतना ही प्रोसेस कर रहे हैं, तब भी हमारी जो इंडस्ट्री है काफी बड़ी हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन जो फूड, प्रोसेस्ड फूड है, या फिर इंडिया का जो हम यहाँ पे होता है इंडिजिनियस बोल सकते हैं उसको, है ना। इंडिजिनियस फूड प्रोडक्शन या फिर इंडिजिनियस फूड प्रोसेसिंग, कि हम इसमें आयुर्वेदिक एलिमेंट्स लगा दें, तो इससे ना फूड की पॉपुलैरिटी इनफैक्ट फॉरेन नेशन से बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वो थोड़े हो गए हेल्थ कॉन्शियस। हम इंडियंस को भी होना चाहिए हेल्थ कॉन्शियस, है ना। तो यहाँ का शहद और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। एक और जो हम चीजें देख सकते हैं वो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रही है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं। लाइक उन्होंने PLI स्कीम लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लॉन्च किया है। ये क्या होता है, इसमें आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही सब्सिडी आपको या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट और क्या खोल रही है, 18 मेगा फूड पार्क्स गवर्नमेंट ने खोला है, और भी ज्यादा खोल रहे हैं मेगा फूड पार्क्स का। आप एग्जांपल दे सकते हो कोल्ड चेन्स का। मोर देन 130 कोल्ड चेन्स गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं, तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है। और आपको लिखना इसको ऐसे ही है, ठीक है। पर आगे बढ़ जाते हैं, हमारी अगली हेडिंग जो हेडिंग नंबर 2 है। ऑब्वियसली बात है, हमने यहाँ पे 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसमें आप 10 तो इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हो। आप एट मैक्स 3 या 4 लिख सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैंने ढेर सारी चीजें डिस्कस कर ली जैसे कि आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम आ जाए हेडिंग नंबर 2 पे, तो क्या थी हेडिंग नंबर 2 कि भाई ऑब्स्टेकल्स क्या है। ऑब्स्टेकल्स देखते हैं फूड प्रोसेसिंग में। तो अगेन आपको वही फूड प्रोसेसिंग का सप्लाई चेन याद करना है, एंड उसी सप्लाई चेन में सारे ऑब्स्टेकल्स भी आपको मिल जाएंगे। जो हमने यहाँ डिस्कस किया था ये रहा सप्लाई चेन। तो इसी सप्लाई चेन को आपको दिमाग में रखना है, एंड यहीं से आपको सारे ऑब्स्टेकल्स मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें ऑब्स्टेकल्स में, तो हम इसको 3 लेवल पे देख सकते हैं। एक जो फार्म बेस्ड पे, मतलब खेत से निकलते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बीच जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है खेत में एंड इसके बीच में। फिर हम पहुंच गए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, राइट। तो यहां से आ जाएंगी, एंड उसके बाद हम पहुंच जाएंगे आगे, जो कि कंज्यूमर तक हम पहुंच जाएंगे। तो कंज्यूमर तक पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो फार्म लेवल पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हम देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितनी ज्यादा होती हैं, राइट। हम इसकी बात कर सकते हैं। मोर देन 90,000 करोड़ का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इंडिया में होता है ईयरली, ये कर सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको इस वाले सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन में क्या है, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम्स हैं। अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अगर सप्लाई चेन याद है फूड प्रोसेसिंग की, तो आप बहुत अच्छे से ये आंसर लिख सकते हो। तो अगर हम ये देखें तो 30% ऑफ द फूड इज लॉस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉपर सप्लाई चेन सेक्टर ही नहीं है ना। और हम और क्या देखें, डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑल वेदर रोड्स नहीं है, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी अगर हम तीसरी बात करें तो हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो बहुत ही इनफॉर्मल है ना। 75% ऑफ द यूनिट्स बहुत ही स्मॉल है, और इस वजह से स्मॉल लेवल है हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक और चीज अगर हम देखें जो सेकंड लेवल पे कह लें या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कह लें, वो होती है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। क्या होती है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ये हो गया आपका कीवर्ड
रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेशन चाहिए, एंड उस वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर हम आ जाते हैं कि तीसरे लेवल पे जो हमारा कंज्यूमर का लेवल है। कंज्यूमर लेवल में क्या है, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में होती है, राइट। अर्बन एरिया और रूरल एरिया में तो इतना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग का है नहीं, तो क्योंकि डिमांड बहुत कम है या फिर कह लो एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में हो रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। फिर उसके बाद कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। वो चेक्स जो है वो इंडिया में बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आपने मैगी वाला केस भी देखा होगा, सबको याद होगा ना, मैगी खाना बंद हो गया था उस समय एक बार। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, राइट। तो और इंडिया में अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा इनोवेशन, और जैसे कि अगर बाहर वाले कंट्रीज में देखें तो बहुत ज्यादा इनोवेशन इंडिया में अभी फिलहाल नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर अगर आप देखो तो बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, फंडिंग का प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, मैन पावर का प्रॉब्लम है, क्वालिटी कंट्रोल की जैसे मैंने बात कर ली, टैक्सेस एंड ड्यूटीज कई बार काफी हाई हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स। तो हमने ऑब्स्टिकल डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपना हेडिंग नंबर 3 पे। क्या है हेडिंग नंबर 3, कैसे ओवरकम करें। तो भाई सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या कीवर्ड आप लिख सकते हो, हैंड होल्डिंग अप्रोच। ठीक है, आप ये कीवर्ड लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, और अपने जो सिस्टम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स है, उनको सही करना चाहिए। ठीक है, ये आ सकता है। सेकंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना, अपनी इंडस्ट्री को और बाहर के मार्केट्स में पॉपुलराइज करना, वो एक काम किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड लेवल पे अगर हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हमने बात किया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम सिंगल विंडो सिस्टम ले आए ना, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करके एक सिंगल विंडो के तहत हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ले आए। उससे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या एक पर्टिकुलर विंग से डील करेगा, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। और क्या कर सकते हैं हमें एग्रीकल्चरल मार्केट में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है, क्योंकि देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो कंप्लीटली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, है ना। तो एपीएमसी में रिफॉर्म लाना, एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म लाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, तो एग्री मार्केट रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए नए छोटे छोटे मार्केट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, सो दैट जैसे कि ग्रामीण मार्केट होता है, ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट होता है, तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे सो दैट हम रॉ मटेरियल को वेस्ट होने से भी बचा सकें और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा सकें। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं स्किल पे। भाई जब लोग ही नहीं होंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जिनको आता होगा काम कैसे करना है, तो कैसे आगे बढ़ेगी ये इंडस्ट्री। तो ये जो स्किल है वो हमें दो जगह पे चाहिए। एक तो हमें फार्म गेट मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे चाहिए कि यार हम उस क्वालिटी के प्रोडक्शन कर पाए जिससे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाए, और दूसरा हमें चाहिए प्रोसेसिंग एक्टिविटी में या फिर कह लो इंडस्ट्रियल स्किल चाहिए। तो ये दोनों टाइप की स्किल हमें इस पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में जरूरत है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने बात किया, हम विलेज लेवल का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट यहीं से आएगा कि ग्रामीण मार्केट है या फिर विलेज लेवल का प्रोक्योरमेंट है। ये पॉइंट नीति आयोग ने क्या कर सकते हैं, विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट। ये पॉइंट नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 जो एक डॉक्यूमेंट आया था ना @75 ईयर्स, तो वो हम उस डॉक्यूमेंट से ये वाला पॉइंट उठा सकते हैं और मेंशन भी कर सकते हैं सोर्स कि नीति आयोग ने ये चीज बोला है। किसने बोला है, नीति आयोग ने। अपने डॉक्यूमेंट का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो आप केवल नीति आयोग ऐसा ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा तीनों हेडिंग खत्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं एक छोटी सी केस स्टडी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख सकते हो, बहुत ही छोटा है। अगर आप देखो कि एक जस्ट एक केस स्टडी लिखोगे आप कि इंडिया का जो कैश्यू नट इंडस्ट्री है, जो कैश्यू नट से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट वर्ल्ड का लीडर है इंडिया। तो एक छोटा सा ये चीज आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि इंडिया कैश्यू नट इंडस्ट्री इज
globally known, it's global leader, and the success in that industry can be replicated in other sectors of food processing. और इसी से आप अपने कंक्लूजन को स्टार्ट कर सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड्स इनकम, इट विल हेल्प इन डबलिंग द फार्मर इनकम, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन, बूस्ट ट्रेड, ऐसी चीजें करके आप अपने इंट्रोडक्शन, अपने कंक्लूजन को खत्म कर सकते हो। कुछ और चीजें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ और चीजें थोड़ी छोटी सी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, वो है बेनिफिट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जस्ट इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा, जैसे कि हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, डबलिंग द फार्मर इनकम, जैसा कि मैंने बात किया, ठीक है ना, इनकम बढ़ाती है, और क्या और क्या इंपॉर्टेंस है, माल न्यूट्रिशन कम होता है। तो आपको मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, जैसे कहीं भी अगर बेनिफिट पूछे फूड प्रोसेसिंग का तो आप लिख पाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि फूड का वेस्टेज रोकेगी, जो वेस्ट फूड है उसको भी तो कम कर देता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। अगर हम देखें ट्रेड, एक्सपोर्ट, इन सबको भी इंक्रीज कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। माइग्रेशन कम हो जाएगा। माइग्रेशन कैसे कम होगा? अरे लोगों को अपने गांव में ही नौकरी मिल जाएगी अगर हमने स्मॉल यूनिट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव में खोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है, तो लोगों को वहीं पे काम मिल जाएगा। माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो हम कम कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें दिख रहा है, फार्मर को मार्केट दिख रही है, तो होर्डिंग वगैरह कम हो जाएगी, तो फूड का जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, राइट। हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। और कंज्यूमर्स को हम बहुत सारी चॉइसेस दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बेनिफिट में लिख सकते हो। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस आंसर। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चरिंग, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन को समझना कैसे है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।